मैं वापस फिर से शेयर कर दे रहा हूँ लिंक सरप्राइज टेस्ट के लिए। मैक्सिमम 5 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग को चैट बॉक्स में भी कुछ वहां पे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब लोग सरप्राइज टेस्ट दे दो, उधर से मैं अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है। उधर आपको चैट बॉक्स में कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं। तो उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग सरप्राइज टेस्ट दे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक तो हो जाना चाहिए सभी का। कितने रिस्पॉन्सेज आए? अ, हाँ ठीक है, चलिए 50% तो आ गए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी आज का। और फटाफट आप लोग करो, अभी ज्यादा टाइम मत लो क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बताया था क्लबिंग ऑफ इनकम, उसको देख रहे थे। मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम तो वैसे कंप्लीट हो चुका था वो चैप्टर, मगर अभी मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है अब। ठीक है, तो वापस फिर से उसको देखते हैं। ठीक है, जो भी कुछ भी डाउट हो उधर वो आप लोग अ, मैंने ये थोड़ा सा, ये जो कंटेंट है क्लबिंग ऑफ इनकम का, ये थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो आज इसको देखते हैं। आपके सिलेबस में वैसे इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर भी क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हो रही है अभी सभी को, उतना क्लियर नहीं है ये चैप्टर, तो इस वजह से मैंने ये कंटेंट कंटेंट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा डिटेल में है तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले बताया गया था, अभी जिसको जो भी डाउट हो उसी समय क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। Clubbing of income under the Income Tax Act 1961, an assessee is generally taxed in respect of his own income. ठीक है,
However, there are certain cases where an assessee has to pay tax in respect of income of another person. उसी को बोलते हैं clubbing of income. The provision for the same are contained in section 60 to 64. तो ये याद कर लो कि clubbing of income जो के provisions है वो है between section 60 to 64. ठीक है? These provisions have to be enacted to counteract the tendency of on the part of taxpayers to dispose of their property or transfer their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced. ठीक है, तो वो ये एक्ट ये प्रोविजंस क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, जो भी अपनी इनकम होती थी या फिर जो असेट होती थी जिसकी वजह से उनकी इनकम जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ रही होती थी, वो इनकम या वो असेट वो दूसरे को अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देते थे, इसकी वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी। ठीक है, ये एक टैक्स रिड्यूस करने का, टैक्स अवॉइड करने का एक तरीका था। इन चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन अ स्लैब सिस्टम। हम लोग का जो टैक्स सिस्टम है वो कैसा है? वो प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही होती है वैसे वैसे आपके टैक्स रेट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई अब जितना आपकी इनकम ज्यादा होगी उतना आपको टैक्स रेट हाई जो है ज्यादा देना पड़ेगा, उतना टैक्स रेट आपका हाई होगा। 10%, 20%, 30% तक आपको 30% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा इनकम हो गई तो। ठीक है, तो उस टैक्स को रिड्यूस करने के लिए लोग उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए इनकम या फिर असेट दूसरों को ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, the tax system is progressive. As the income increases, the applicable rate of tax increases. Some taxpayers in a higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child. ठीक है, वो डाइवर्ट कर देते थे उनकी तरफ, स्पाउस की तरफ, या जो भी माइनर चाइल्ड होते थे सोचते थे उनको तो टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, उनके पास तो इनकम है नहीं, तो उनको तरफ डाइवर्ट कर दो, टैक्स मेरा बच जाएगा। ठीक है, सपोज कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उधर से उनको रेंट मिल रहा है, उन्होंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड या फिर अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, या उससे इनकम जो जनरेट कर रहे हो ट्रांसफर कर दिया, और वो कहा कि भाई उनके अकाउंट में दिखा देंगे, उनके पास तो और कोई दूसरी अदर इनकम है नहीं, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से टू मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, क्लबिंग प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट, under which income arising to certain persons like spouse, minor child, etc., have to be included in the income of person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. यहाँ पर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्यों, इसके एक्ट में ये प्रोविजंस क्यों आए, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सारे प्रोविजंस आए, ये चीजें एक्ट में ऐड हुई, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं प्रोविजंस पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन द असेसीज टोटल इनकम। उसमें सबसे पहला पार्ट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, अंडर सेक्शन 60 सेक्शन 60 में बताया गया है कि अगर आप कोई इनकम ट्रांसफर करते हो मगर उस असेट को ट्रांसफर नहीं करते हो जिससे वो इनकम जनरेट की गई, ठीक है, तो उस केस में जो भी इनकम है वो ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल। ठीक है, तो वही चीज यहां पर दिया गया है, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एनी असेट विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट इटसेल्फ, if any person transfers the income from any asset without transferring the asset itself, such income is to be included in the total income of transferor। ठीक है, तो आप ट्रांसफरर के अकाउंट में ऐड कर दोगे। It is immaterial whether the transfer is revocable or irrevocable, or whether it was made before commencement of this act or after its commencement, मतलब कि ये कभी भी हुआ हो, इससे मतलब नहीं है, जो भी ये जो भी एक्टिविटी ये कभी भी हुआ है, ये एक्ट आने के पहले हुई हो या बाद में हुई हो,
उससे मतलब नहीं है, या फिर रेवोकेबल है या नहीं रेवोकेबल है उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई भी असेट को बिना ट्रांसफर किए हुए उससे जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो वो आपने दूसरे को ट्रांसफर की, तो वो आपके अकाउंट में टैक्सेबल हो। ठीक है, अब इतना ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई मैटर नहीं करता। ओके, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए दिया गया है, मिस्टर ए कॉन्फर्स द राइट टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिसेस ए without transferring the house itself to her. In this case, rent received by Mrs. A will be clubbed with the income of Mr. A. ठीक है, इन्होंने क्या किया, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, इन्होंने वहां से जो भी रेंट जो मिला वो ट्रांसफर कर दिया वाइफ को, मगर वो टैक्सेबल किसके अकाउंट में होगा, वो असेसी जो टैक्स पेयर है यानी कि जो मिस्टर ए है उनके अकाउंट में वो टैक्सेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग पहले कर चुके हैं। मिस्टर वॉटसन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम गोडाउन टू हिज सन। तो इन्होंने क्या किया, एक गोडाउन है इनके पास जहां से जो भी इनकम हो रही है उन्होंने अपने ही हैज इनकम गोडाउन टू हिज सन। अच्छा, इन्होंने जो है ट्रांसफर कर दी अपने लड़के को, उसको ट्रांसफर कर दी जो भी उधर से इनकम हो रही है, लेकिन असेट नहीं, गोडाउन नहीं ट्रांसफर किया। विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन in whose hand will be rental income from the godown will be charged। किसके अकाउंट में होगा, जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में वो जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ है तो अभी से पूछ लो, नहीं तो आगे फिर बढ़ते हैं। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल। रेवोकेबल में किसी को प्रॉब्लम है, रेवोकेबल है क्या वो तो सभी को आइडिया है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवोकेबल से मतलब है जब भी कोई आप ट्रांसफर करते हो कोई असेट, लेकिन वहां पर ये कंडीशन होती है कि आप उसको वापस ले सकते हो। ठीक है, उसको आपके पास ये राइट होता है कि उस असेट की ओनरशिप आप वापस ले सकते हो कभी भी आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ ट्रांसफर हुआ है, यहां मैं फिर बोल रहा हूँ कंसिडरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेवोकेबल एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। जो भी ट्रांसफरर होगा उसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने रेवोकेबल ट्रांसफर किया है, वो उसने ऐसा ट्रांसफर किया है कि बाद में वो असेट को वापस ले सकता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर अंडर सेक्शन 63, ठीक है, दिया गया है। क्या है? ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजन ऑफ फॉर रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी करके अगर वो रीट्रांसफर मतलब जो भी असेट आपने या जो इनकम आपने ट्रांसफर की वापस आपके पास आ जाए, दैट इज रीट्रांसफर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपके अकाउंट में, ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल होगी, चाहे डायरेक्टली वो आपके पास आ रहा है या इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट, या तो पूरा असेट वो आ रहा है या फिर उसका कोई पार्ट आपके पास आ रहा है, फिर भी। ठीक है, द ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट टू द ट्रांसफरर। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे, रीट्रांसफर हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, या तो फिर असेट या इनकम का कोई एक पार्ट या पूरा असेट या पूरी इनकम, ठीक है, आपके पास वापस आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट गिव्स इन एनी वे टू द ट्रांसफरर अ राइट टू रीएज्यूम। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या रीएज्यूम मतलब वापस फिर से पाने का आपके पास राइट अगर होगा। ठीक है, इट गिव्स, ये जो रिवोकेबल ट्रांसफर है ये आपको राइट देता है कि वापस आप इस असेट को वापस अपने पास ले सकते हो। इट गिव्स इन एनी वे टू द ट्रांसफरर अ राइट टू रीएज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ और द असेट। मतलब आपने वापस नहीं लिया है लेकिन आपके पास राइट है उसको वापस लेने का, तभी भी उसको रिवोकेबल ट्रांसफर ही बोलेंगे। एक तो है कि वापस ले लिया, वो तो तब तो रिवोकेबल है ही है, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास केवल राइट है कि हाँ आपको वापस ले सकते हो, फिर भी वो ट्रांसफर रिवोकेबल ही होगा। ठीक है, चाहे वो आप डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली, या पूरे पार्ट को, या ये किसी एक पार्ट को ही बात कर रहे हैं इनकम या एसेट की, वो रिवोकेबल ट्रांसफर हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे कुछ, देखिए कि मतलब एक्सेप्शंस वेयर क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट अट्रैक्टेड इवन इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। यहाँ पे दो चीजें हैं जहां पर आप रिवोकेबल मतलब ऐसा लगता है कि रिवोकेबल वो ट्रांसफर है, मगर वो एक्चुअल में होता नहीं। ठीक है, ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफर, ये पॉइंट कोई बता सकता है मुझे? ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी, इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? तो शायद इसका मतलब यही है कि अगर किसी ने किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो वो रिवोकेबल नहीं होगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो ट्रांसफर, जाती। हाँ बिल्कुल, मतलब उसने ट्रांसफर किया और ये बोला है आपके ये लाइफ टाइम तक मैं वापस नहीं ले सकता। ठीक है, ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, मतलब यहाँ दोनों चीजें हैं, ट्रांसफरर भी है, सॉरी ट्रांसफरर तो है ही, जो आपका ट्रांसफरी है और आपका बेनिफिशियरी दोनों है। ठीक है, देखो अभी क्या होता है, आप जब भी कोई असेट ट्रांसफर करते हो तो वहां पे तीन पार्टीज भी हो सकती है, दो पार्टीज भी, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, या फिर ट्रांसफरर और बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। ठीक है, तो वहां पर बताया गया है अगर बेनिफिशियरी है तो बेनिफिशियरी की लाइफ टाइम तक आप वो असेट वापस नहीं ले सकते, या वो इनकम आप वापस नहीं ले सकते। और अगर ट्रांसफरी है तो उसके आप उससे भी उसके लाइफ टाइम तक वो असेट वापस नहीं ले सकते। आपने ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई जब वो ट्रांसफरी या फिर वो जो आपका बेनिफिशियरी है उसकी डेथ होगी, उसके बाद मैं वो असेट ले सकता हूँ। तो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि रिवोकेबल है, आपके पास राइट है, जब वो डेथ हो जाएगी तब आप असेट को वापस ले लोगे, वो इनकम वापस ले लोगे। मगर यहाँ पर क्या है, वो अनसर्टेन है। ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई आपको पता नहीं है कि हाँ ये डेट है या ये इतने साल के बाद आपको वो असेट वापस ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से इसको रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानते। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पर देखिए, एक और एक्सेप्शन है यहाँ पर, ट्रांसफर मेड बिफोर 1 अप्रैल 1961 एंड नॉट रिवोकेबल फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 6 इयर्स। ठीक है, ये भी आसान है, मतलब जब आपने जो ट्रांसफर है वो कब किया है, 1961, 1 अप्रैल 1961 से पहले किया गया है। ठीक है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर of an asset before 1 April 1961 which was not revocable for a period exceeding 6 year, मतलब जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके बाद से 6 इयर्स के तक अगर वो रिवोकेबल नहीं है, ठीक है, उसको राइट्स को वापस नहीं लिया गया या उस असेट को वापस नहीं लिया गया, तो आप उसको क्लब नहीं कर सकते उस। ठीक, 1961 के बाद अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो वहां ये कंडीशन नहीं है, वहां तो आप कभी भी आपने किया, वहां पर तो किसी भी टाइम किया गया तो वो सर फिर इनकम बेनिफिशियरी टैक्स सर से। होता कौन है? बताओ। सब बेनिफिशियरी सर कौन होता है? बेनिफिशियरी देखो, जैसे कि सपोज कोई ट्रस्ट है, ठीक है, ठीक है, सपोज वो जो है वो लोग सोसाइटी, ट्रस्ट क्या है, मतलब वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी किसी ने उनको डोनेट किया कोई असेट। ठीक है, अभी वो खुद के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो उन वहां पर ट्रस्ट असेट किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उस ट्रस्ट को। और वो ट्रस्ट किसके लिए काम कर रहा है, जो बेनिफिशियरी है उनके लिए काम कर रहा है। जो असेट किस लिए ले रहे हैं, वो जो बेनिफिशियरी है उनके लिए वो असेट ले रहे हैं। जो भी उधर से इनकम होगी वो बेनिफिशियरी के पास जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें क्लियर है क्या, अभी कुछ डाउट है? सर एक बार और क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया। एक बार और क्लियर करते हैं। अच्छा, क्या एग्जांपल फिर मैं बताऊं? सपोज ओल्ड एज होम है, ठीक है, अभी वहां पर क्या है भाई, ओल्ड एज होम है तो वहां पे कोई ट्रस्ट बना होगा। ठीक है,
अभी वहां पर किसी ने उनको डोनेट किया, कोई भी सपोज पैसे डोनेट किए या कोई एसेट डोनेट किया, ठीक है, उनके बेनिफिट किसके लिए, जो भाई जो वहां पे रहने वाले जो लोग होंगे, ओल्ड एज होम में कौन रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने वो असेट को ट्रांसफर किया। तो यहाँ बेनिफिट किसको मिल रहा है, वो किसके लिए वो असेट डोनेट किया गया है, हाँ, किसके लिए वो असेट डोनेट किया गया है, ओल्ड एज वालों के लिए। ठीक है, उनके लिए डोनेट किया गया है ना, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए सपोज कुछ ऐसा असेट दिया गया, वो उनके बेनिफिट के लिए दिया गया ना, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियरी। ट्रस्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफरी, और जिसने डोनेट किया वो ट्रांसफरर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। Income of other person includable in individuals income, clubbing of income arising to spouse की, अभी स्पाउस की बात करते हैं। स्पाउस में सबसे पहली जो चीजें हैं वो है income by way of remuneration from a concern in which individual has substantial interest। देखिए, अगर स्पाउस की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपको देखना होता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से मतलब क्या है, वोटिंग पावर एंड प्रॉफिट शेयरिंग 20% से एक्सीड होना चाहिए। बताओ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से मतलब क्या है। सर वोटिंग पावर 20% से एक्सीड होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है क्या, एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक सेकेंड। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कोई बता सकता है। वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 20% से एक्सीड होना चाहिए। बिल्कुल सर, 20% से एक्सीड होना चाहिए, मतलब 20% आपका अगर कोई कंपनी है। देखिए यहाँ पर बताया गया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मैं और क्लियर कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको थोड़ा कर देते हैं। हाँ, circumstances when an individual is deemed to be have substantial interest in a concern, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पर, when the concern is, concern मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, when the concern is a company, अगर कोई कंपनी है, या फिर in other case। कंपनी के केस में क्या है, if equity share carrying 20% or more voting power are beneficially owned by such person or partly by such person or and partly by any partly by one or more of his relatives, दोनों चीजें यहाँ पर, मतलब एक इंडिविजुअल है उसके पास 20% वोटिंग पावर है या 20% इक्विटी शेयर्स है, या फिर मिलाकर उसके रिलेटिव जो भी है, उसका स्पाउस या फिर उसके जो भी रिलेटिव्स है, उनका उनका जो है वोटिंग पावर या उनके इक्विटी शेयर सबके मिला दिया जाए तो वो 20% हो जाते हैं, तब भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो इफ इक्विटी शेयर कैरिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर आर बेनिफिशियली ओन्ड बाय सच पर्सन और पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। कुल मिलाकर भी 20% या फिर अकेले उसके पास 20% है तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कंपनी के अलावा हम लोग बात करें, कंपनी के अलावा अगर हम लोग बात करें, मतलब पार्टनरशिप फर्म या ऐसा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पर इन सच पर्सन इज इंटाइटल्ड और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव आर इंटाइटल्ड इन द एग्रीगेट टू रिसीव 20% और मोर प्रॉफिट। यहाँ पे केवल प्रॉफिट, क्योंकि अगर हम लोग इक्विटी शेयर की बात करें, वोटिंग पावर की बात करें, तो वो कंपनी में ही आपको मिलेगा। आप इक्विटी शेयर कोई भी कंपनी होगी वो इसी का ले सकते हो, या आप जो है वोटिंग पावर आपको उधर ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, ठीक है, उधर आपके पास इक्विटी शेयर नहीं होते, वो
वो इश्यू ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आपके पास 20% आपके पास प्रॉफिट, आपका आपके प्रॉफिट में आपका जो है पार्टिसिपेशन 20% होना चाहिए। ठीक है, entitled in aggregate to receive 20% or more profit of such concern at any time during the previous year। ठीक है, तो यहाँ पे 20% तो फिक्स है, 20% प्रॉफिट, 20% वोटिंग पावर, 20% आपका इक्विटी शेयर। ठीक है, कुछ भी हो। और दूसरी चीज निकल के क्या आ रही है कि आपके रिलेटिव का भी अगर जो है, अगर उसके पास भी अगर इक्विटी शेयर्स है या प्रॉफिट है, तो उनका भी इंक्लूड किया जाएगा। सपोज मेरा 10% है, मेरे रिलेटिव जो है उनका सबका मिला के 10% है, तो 20% वो माना जाएगा। ठीक, तो मेरा यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पार्शली वाला नहीं यहाँ समझ देखिए में आ रहा। रिलेटिव को भी डिफाइन किया गया है। द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू एनी टू एन इंडिविजुअल मीन्स द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। मतलब कि डॉटर, सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ठीक है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इस तरह से भी। ठीक है, ये सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, इनकम बाय। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्पाउस के केस में, आपको देखना है कि जो भी असेसी है, जो इंडिविजुअल है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। पहला स्टेप ये होगा आपका। फिर अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फिर आप दूसरा स्टेप क्या होगा, आप देखोगे कि आपको जो भी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिस इंडिविजुअल का, उसका जो भी स्पाउस है उसको कोई रेमुनरेशन तो नहीं मिल रहा है, या कोई सैलरी या कोई कुछ ऐसा अमाउंट तो नहीं मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, रेमुनरेशन इन कैश और काइंड, दोनों चीज में हो सकता है, कैश में भी काइंड में भी हो सकता है। remuneration in cash or kind to spouse from a concern in which the individual has substantial interest to be clubbed। ठीक है, substantial interest है और स्पाउस को आपको कैश या काइंड के फॉर्म में उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर वो जो भी कैश है वो कैसा भी हो सकता है, बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, वेदर कैश और काइंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी आपको देखना है कि जो भी स्पाउस जिसको वो रेम्यूनरेशन, जो वो सैलरी मिल रही है, उसका उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। थर्ड स्टेप, clubbing provision will not apply where remuneration is received on account of technical or professional qualification। ठीक है, clubbing provision however does not apply where the spouse of the said individual possesses technical or professional qualification। तो अगर वो पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, स्पाउस को रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, मगर अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको आपको क्लब करना पड़ेगा, जो भी इनकम उधर से मिल रही है आपके स्पाउस को। ठीक है, सर तो clubbing provision however does not apply सर with spouse of the said individual possesses technical or professional qualification and the income to the spouse is only attributable to the application of his her technical or professional knowledge or experience। In such an event the income arising to such a spouse is to be assessed in his or her hands। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर है। ठीक है, एक कंडीशन और बताई गई है कि जब दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, फिर क्या होगा। ठीक है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न where both husband and wife have substantial interest in a concern and the both in receipt of income by way of salary, और दोनों को सैलरी मिल रही है, दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से from the said concern, such income will be includable in hands of that spouse whose total income excluding such income is higher। ठीक है, तो जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, मतलब ये इनकम हटाने के बाद ये रेम्यूनरेशन जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मिल रहा है, अदर इनकम,
जिसकी भी स्पाउस में जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, हस्बैंड की ज्यादा होगी तो वाइफ की ज्यादा होगी, तो जिसकी भी ज्यादा होगी उसके इनकम में आप दूसरे की इनकम को इंक्लूड कर दोगे। आया समझ में? मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों के पास वोटिंग पावर है,